हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हो आप लोग। तो आज एक नया चैप्टर का PYQ हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें वीडियो। ठीक है, जो डाउट हो बार बार देखें, 100% क्लियर करें और पेपर अपना अच्छे से दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई वैल्यू दी हुई है, एल्युमिनियम की, सिल्वर की, पोटेशियम की, क्रोमियम की, सबकी दी हुई है। तो पहला वाला भाई एल्युमिनियम है, मैंने यहाँ छोटा सा एल्युमिनियम लिख दिया। इधर वाले पे सिल्वर है, ऐसे लिख दिया। ये वाला जो है अपना पोटेशियम है, ये भी लिख दिया। और ये लास्ट वाला जो है अपना क्रोमियम है। तो सारी वैल्यू दी हैं। अब इसमें से कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज़ कहाँ पे हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग वो होगा जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बहुत हाई होगी। तो ऐसा आंसर ढूंढते जाओ। तो यानी कि अपने को मिल गया भाई ये वाला -2.93, ये अपना था पोटेशियम का। तो पोटेशियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है नेगेटिव में, तो ये सबसे ज़्यादा अपना रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो ऑप्शन में देखो दो जगह पोटेशियम मिल गया अपने को। अब अगला देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन आना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे इसमें भी ऑप्शन में एल्युमिनियम है और यहाँ पे भी, और अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी एल्युमिनियम -1.66, ये भी ज़्यादा है। फिर लास्ट में देखो ये वाला, देखो यहाँ पे प्लस में है सिल्वर का और ये वाला क्रोमियम का माइनस में है। तो इसके बाद क्रोमियम का नंबर आना चाहिए। यहाँ पे अपना सिल्वर आ गया, इसलिए तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2013 में आया है नीट में। क्या कह रहा है, बटन शेल है, ठीक है, बटन शेल यूज्ड इन ए वॉचेस फंक्शन एज ए फॉलोइंग। इस तरह से दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। जिंक सिल्वर रिएक्ट करके ये कुछ इस तरह से कुछ रिएक्ट करके बना रहा है। इफ़ हाफ सेल पोटेंशियल्स आर, इनके हाफ पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दिए हैं। कैसे पता चला रिडक्शन, देखो यहाँ पे जब भी चार्ज लिखा होगा प्लस माइनस का, यानी हायर ऑक्सीडेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो में चला गया ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से पहचाने कि यहाँ देखो कंबाइंड फॉर्म में कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ सिंगल होगा तो जीरो लिख दो। तो यहाँ कुछ ना कुछ प्लस में होगा, क्योंकि मेटल का हमेशा पॉजिटिव ही चार्ज होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सबसे पहले चेक करना है कि ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन। रिडक्शन दिया है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो अगर ऑक्सीडेशन दिया होता तो हमें उल्टा करना पड़ता सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा। अब अपनी ट्रिक क्या कहती है, अपनी ट्रिक कहती है भाई, ट्रिक कहती है जो कम है, जिसकी वैल्यू कम है इन दोनों में, उसको उल्टा करो और ऐड कर लो। तो भाई इसमें से देखा ये प्लस का है 0.34, ये है माइनस का। तो माइनस वाला क्या है, कम है, तो यानी उल्टा करो। तो आंसर क्या आना चाहिए, 0.76। इसको उल्टा कर दिया साइन में, यानी प्लस। तो ई ऑफ द सेल, अगला वाला जो है दूसरे के साथ वैसे के वैसे ऐड कर देना है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1.10। तो आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन में, 2012 में आया है। बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा आ जाता है, इससे मतलब थोड़ा सा लग जाए क्या कि सवाल थोड़ा आसान आने वाला है, लेकिन आपको ढंग से पढ़ना है उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल आर गिवन। हाँ दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। ये देखो बहुत ज़्यादा प्लस का है, और ये वाला सबसे लीस्ट है। ये अपना जो है फ्लोरीन है और ये अपना जो है आयोडीन है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव का वैल्यू हाई होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपना रखेगा हाई, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, प्लस में ये सबसे ज़्यादा है, तो यानी फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यानी फ्लोरीन आंसर आ गया इधर। और अगला देख लेते हैं अपना, अगला जो है कि कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल वाला सबसे रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पावरफुल कौन सा होगा, जिसकी कम वैल्यू है। तो ये वाला आपका आंसर आ गया आयोडीन का। तो आयोडीन का सबसे कम है, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आयोडीन। और एक बात ध्यान रखना है इस कंसेप्ट में देखते टाइम, कि जब आप क्वेश्चन को निकाल रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे देख लेना कि रिडक्शन पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं। ये नहीं कि ऑक्सीडेशन था और आप स्टार्ट हो गए करना, वो गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखो रिडक्शन ही है, यहाँ पे 0 था -1, तो देखो घट गया ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सब जगह रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये बात चेक करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आंसर देख लो कौन सा जाएगा। तो आंसर देखो फ्लोरीन है और अपना आयोडीन है, यानी आयोडीन नेगेटिव। अब इधर आयोडीन नेगेटिव सर क्यों बोला, ये बात देखने वाली है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे -1। अब इन्होंने ये आयोडीन I2 भी बोल सकते थे, I नेगेटिव भी बोल सकते थे। आंसर दोनों में ही सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2011 में आया है, और इसको भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y, और यहाँ पे Y है और Z, ठीक है। 3 का दिया हुआ है, तो X का दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख देता हूँ अपने इधर आंसर में, कि भाई X का जो है माइनस में है, माइनस में कितना दिया हुआ है, वो माइनस में है 1.2, ठीक है। Y की वैल्यू दी है, Y की वैल्यू दी है अपनी, Y अपना दूसरे नंबर पे है 0.5, Z की वैल्यू है
-3, सबसे ज़्यादा जेड की है नेगेटिव में। तो कह रहा है रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर बताओ क्या होगा। रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जेड अपना पहले नंबर पे आएगा और एक्स जो है दूसरे नंबर पे आएगा, बाकी लास्ट में आ जाएगा। तो जेड, एक्स और वाई, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब फिर से चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। देखो पहले वाला ज़्यादा है दूसरे वाला कम, तो इसका मतलब 100% क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे मार्क कर दिया। इधर भी देखो रिडक्शन पोटेंशियल, अपना जो रिक्वायरमेंट है वही चीज़ दिया है इन्होंने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टिन का दिया हुआ है 0.15 और इसका दिया हुआ है 0.-74, किसका, क्रोमियम का, भाई ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट कनेक्टेड टू द मेक सेल, फिर उसके बाद द स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल बताना है स्टैंडर्ड वाला, तो वो कितना होगा, मैंने बताया था कि जो भाई कम होता है, जो कम होता है उसको आप क्या करो, साइन में उल्टा करके ऐड कर लो, आंसर खत्म। तो भाई अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो अब इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये आ जाएगा प्लस का 0.74 और प्लस का वो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा 15, तो आंसर ऐड करके कितना आ गया, 5 और 4 9 और 1 और 7 8, तो 0.89 इज करेक्ट आंसर। और आंसर किस में आया है, प्लस में, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, अब देखते हैं कैसा है ये। 2011 में ये सवाल आया है, एक सोल्यूशन है, कंटेन कर रहा है आयरन +2, ओके, आयरन +3 और आयोडीन आयंस, ठीक है। दिस सोल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन एट 35 डिग्री सेल्सियस। E0 फॉर आयरन के लिए दिया हुआ है, इसका इतना दिया हुआ है, आयोडीन का इतना दिया हुआ है, ठीक है। सब में क्वेश्चन में अब आपको जो जो चीज़ चाहिए था दे दिया। अब क्या कह रहे हैं, द फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। अब इसमें हमें पहचानना है कि इसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू से आप सब कुछ पहचानने वाले हैं। पहले तो इसका देख लो क्या दिया हुआ है, रिडक्शन, हाँ बिल्कुल सही, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये भी क्या दिया है, रिडक्शन, कैसे पता चला, 0 और -1 में गया, ये भी अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ठीक है, जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा प्लस में जिसका ज़्यादा वो बनेगा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका वैल्यू कम होगा उसका होगा रिड्यूसिंग एजेंट का काम। तो अपना सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप का क्या करता है, ऑक्सीडेशन, यानी खुद का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। तो आंसर में आप देखते हैं क्या क्या है, आयोडीन जो है विल बी रिड्यूस्ड, क्या कह रहा है, आयोडीन को क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, आई नेगेटिव में। अब हमने देखा आयोडीन वाला, तो ये वाला जो वैल्यू था ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। देयर विल बी नो रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि होना चाहिए 100% होगा। आयोडीन आई नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो ना इसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो आई नेगेटिव से विल बी ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, ये वाला एक सेकेंड देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, ये आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, 2010 में सवाल आया है, थ्योरेटिकल है लेकिन अच्छा है, चलो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर EMF ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए आप जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हो तो वो कैसा लिखते हो, वही वाला आपने आंसर यहाँ लगा देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट माइनस लेफ्ट, पहला तो ये आ जाता है राइट माइनस लेफ्ट। तो जो राइट वाली साइड रखा जाता है भाई, राइट वाली जो साइड होता है वो अपना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे होता है रिडक्शन, इसका मतलब उसका नाम होता है कैथोड, ओके। तो अब आप ऑप्शन में देखते जाओ और आंसर करते जाओ। तो पहले यहाँ पे हम खुद ही बना लेते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं क्या क्या आंसर होना चाहिए था। ई आपका जो लिखने वाला है स्टैंडर्ड, ई राइट साइड माइनस ई लेफ्ट साइड आ गया, ये वाला अगर आ जाए तो ऑप्शन सही है। अगला ई कैथोड माइनस ई एनोड आ जाए तब भी सही है, ओके। और क्या लिख सकते हैं, ये अपना रिडक्शन पोटेंशियल के मुताबिक है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के मुताबिक। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर वैल्यू दी होती तो उसके मुताबिक क्या होता, एनोड माइनस कैथोड आ जाता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के मुताबिक आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और ये अब इनके मुताबिक आंसर देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है EMF ऑफ द सेल जो है इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो एनोड पहले आएगा, ठीक है, और माइनस कैथोड हो जाएगा। अगली लाइन में इन्होंने माइनस ही लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन रिडक्शन बोल दिया है भाई, रिडक्शन बोल दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत कर दो, क्योंकि इसमें आपका माइनस नहीं आना था। अगर इन्होंने एक का ऑक्सीडेशन लिखा है, रिडक्शन अगले वाले का लिखा है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाता तो वो सही हो जाता, ये गलत हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल। EMF ऑफ द सेल, अगला देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यहाँ पे लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का प्लस में, ये गलत आंसर है क्योंकि भाई ये माइनस में होना चाहिए था, गलत है। अब ये क्या लिखा है, EMF ऑफ द सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेंशियल को आप प्लस में लिखो, सही है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को माइनस में लिखो।
एक सेकेंड, हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाँ कैथोड आ गया, पोटेंशियल का प्लस माइनस में आना चाहिए था, ये भी गलत है, ऊपर वाला देख लेते हैं इसको फिर से एक बारी। ईएमएफ ऑफ द सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है। एनोड का, एनोड आपका माइनस में है, लेकिन इन्होंने कहा है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इधर ऑक्सीडेशन था तो ये अपना उल्टा हो जाएगा साइन, हाँ ठीक है। एनोड का ये प्लस है, हाँ लास्ट वाला आंसर सही है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल गलत है, सेकंड वाला, ये लास्ट वाला सही है। तो आंसर कौन कौन सा सही आया, एक अपना आया सेकंड आंसर सही है, एक आया 4 आंसर सही है। तो आंसर सेकंड और 4 इज करेक्ट आंसर, यानी डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को आप एक बार रिवाइज करके फिर से सुने और अपने से ट्राई करें फिर, ठीक है ना। 2008 में आया हुआ सवाल है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये बताना है। ई नॉट की वैल्यू के मुताबिक आपको ये डिसाइड करना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे देखो इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर बच्चे नहीं निकाल पाते तो इसका -1 होगा और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, और ये इक्वल टू में रखते हैं तो +4 करेंगे तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 2। तो आयरन +2 में था, यहाँ आयरन +3 में है, तो इसका मतलब इन्होंने दिया है क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्वेश्चन में गिवन, दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। अब क्या करना है, इन्होंने कहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट हो या वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको दोनों को हम कंपेयर कब करते हैं, जब हम इनका रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए हमें। तो इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो हम क्या करते हैं, पहले इनका रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, उल्टा करेंगे तो प्लस, तो प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस 0.35 पहले वाले का, दूसरे वाले का भी हो जाएगा प्लस, तो वो लिख देंगे 0.77। अब जिसकी वैल्यू प्लस में ज़्यादा वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब आपने ये वैल्यू चेंज की है तो ये रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, सही है। अब हम क्या करेंगे, आंसर अपना सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाली वैल्यू प्लस में ज़्यादा है तो इसका मतलब आयरन +2 जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2006 में आया है, देखते क्या है। एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, इज शोन बिलो, ठीक है। ए से प्लस में जा रहा है, एक्स मोलरिटी उसकी कंसंट्रेशन है, बी से ऐसे जा रहा है। ईएमएफ जो मेजर किया गया है वो है +20, ठीक है, 0.20। द सेल रिएक्शन इज, इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी भाई, ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, तो कहानी खत्म है। ये अपना रिएक्टेंट वाली साइड देख लो कौन कौन है, ये वाले 2 रिएक्टेंट साइड है, B+ वाला, ठीक है, और ये वाले अपने प्रोडक्ट साइड है, तो आंसर कौन सा चलना चाहिएगा, ए आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2006 में आया है सवाल, बिल्कुल एक ही लाइन में है, देखते हैं आंसर भी एक ही लाइन में आना चाहिए, कैसा दिया हुआ है। यहाँ पे दिखा है कि ई जो है ईएमएफ जो दिया हुआ है आयरन +2 से, यानी रिडक्शन पोटेंशियल, अपनी पहले कंडीशन को देखो दिया है कि नहीं, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सही जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सही जा रहे हैं। अब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मिल गई है। अब कह रहा है ये जो रिएक्शन लिखी है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें ये बताना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब हमें इस वाले कंडीशन को ध्यान से सुनना है, ये सवाल अच्छा है और इसको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। अब इसमें देखना है डिफरेंस दोनों तरफ कैसा है, यहाँ पे 2 चार्ज का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अब हमें इस वाले इक्वेशन में आयरन का ही लिखना है। अब हमें यहाँ पे नीचे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी तभी सॉल्व होगा, ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल जैसा दिया है वैसे ही उन्होंने लिख देना है क्वेश्चन में, ये ऐसे लिखा आयरन, ठीक है, इसकी वैल्यू है अपनी -0.441। अगला हमने लिखा आयरन +3 और इसकी वैल्यू है अपनी आयरन +2 में चला गया है और इसकी वैल्यू है 0.771 वोल्ट, ठीक है। इनकी दोनों की वैल्यू दे दी है। अच्छा, अब हमें निकालना किसकी है, उस वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन की हमें लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे टोटल सेल लिख दो, आयरन सॉलिड है प्लस यहाँ पे ट्वाइस हाफ Fe +3 और यहाँ पे 3Fe +2, ये आ गया, ठीक है। अब हमें इसकी निकालनी है वैल्यू कितनी होगी E। अब इसकी नॉर्मली हम ऐसे नहीं कर सकते, इसका हमने गिब्स फ्री एनर्जी से कंसेप्ट से करना पड़ेगा। इसकी ΔG1 वैल्यू मान लो, इसकी ΔG2 और इसकी हमने जिसकी निकालनी है ΔG3, ये ΔG2 और ये 3 आ गया। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, चलो स्पेस बना लिया भाई। अब हम सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को। देखो अब ये आयरन सॉलिड चाहिए, किधर है, यहाँ पे है। अब इसको उल्टा करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, हाँ ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा भाई। उल्टा करना पड़ेगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, बस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दिया साइन।
अब हमने उल्टा किया है, तो उल्टा में ये जो न्यू वाला एरो बनाया है इसका ध्यान रखना, ये वाला हमने उल्टा कर दिया है। अब हमें ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो आयरन हमें +2, अब ये उधर चला गया दूसरी साइड जिधर चाहिए था। अच्छा देखो यहाँ पे आयरन जो है +2 वाला ये 2 चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा गलती से बच्चे क्या करते हैं, हेस लॉ का कंसेप्ट उनको रटा होता है, तो ये यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर नहीं करना है भाई, ई की वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी, बस आपने इसको इस वाली रिएक्शन को ही करना है। तो कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लिखना है। इधर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर 2 प्लस का लिखा है तो आप इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। इधर अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 और इंटू 3 6 हो जाता है, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाता है। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन का गैप कितना आया, 2 का, तो इधर 2 ऐड कर देना है नीचे वाली साइड भी, ठीक है। अब आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, जैसा सॉल्व है उसी तरह से ऐड कर लो। तो कौन सी, यानी कि आपका डेल्टा G1, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3 के बराबर हो जाएगा। इसका हमने साइन उल्टा कर दिया था, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, ये वाला पहले माइनस का था बाद में प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में माइनस था, हाँ ठीक है माइनस था, ये माइनस का था अब प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को डालते हैं, तो ये वाला अपना जो आंसर आएगा 0.441 इंटू साइन का, हाँ प्लस हो गया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, ये फार्मूला लग रहा है डेल्टा जी का NFE वाला, ठीक है। तो ई की वैल्यू मैंने डाल दी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देखो पहली वाले में कितना है, 2, यहाँ पे ये लिखा है मैंने 2, तो इसको यहाँ पे 2 डाल दिया और F लिख दिया, ठीक है। अगला लाइन प्लस का, यहाँ पे जैसा है वैसे लिखना है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पहले डाल दो, और F की वैल्यू तो वैसे ही है, F इंटू ई की वैल्यू कितनी है 0.771, ठीक है। अब थर्ड वाली लाइन में देखो जो आपका ये रिक्वायर्ड वाली इक्वेशन है, इधर भी देखो 2 3 जा 6 और यहाँ पे 6। अब देखो +2 से आपके पहले जो 2 वाले हैं आयरन के उनको निपटा दो, यहाँ से इनके जो चेंज आया वो ख़त्म हो गया। और आयरन का पहले इस वाली रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखो, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ऐसे लास्ट वाली जो इक्वेशन है, मान लो आयरन की कितने थे, +3 वाले 2 थे, तो इससे इधर कितने मिलेंगे, ये आपको 2 मिलेंगे। ये बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 4, तो इसका गैप कितना निकला 2 का। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का गैप कितना है 2, तो ये वाली बात ध्यान से अच्छे से लिख लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना आ गया गैप 2 का, तो यहाँ 2 और F और साथ में E, इसकी तो वैल्यू निकालनी है भाई। F सबके साथ है, उड़ा दो, काट दिया। अब देखो 2 भी सबके साथ है, उड़ा दो, काट दिया। अब ये वाला और ये वाला सीधा ऐड कर लो, तो आंसर कितना आ गया, 1 और 1 2, और 7 और 4 11, और 7 और 4 11, और 1 12, तो आ गया अपना 1 पॉइंट समथिंग के करीब, 1.21। ये वाला आपका आंसर है, डी वाला करेक्ट आंसर है। तो एक एक क्वेश्चन के साथ हम पढ़ रहे हैं आगे, और एक नया क्वेश्चन आ गया है अपना 2001 का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर आयरन का दिया हुआ है, Fe से +2 से इसमें जा रहा है, और इसकी वैल्यू दी है माइनस में, ठीक है। इसका भी दिया है। अब आपको जैसा रिएक्शन लिखा है वैसे ही आप यहाँ पे लिख डालिए, ठीक है। और फटाफट इसके +2 चार्ज, और यहाँ पे है आयरन सॉलिड, इसके सामने वैल्यू है -0.44, ठीक है। अब अगला है +2 वाला, और यहाँ से जा रहा है प्लस, हाँ यहाँ पे +3 है, ठीक है, +3 है। पहली रिएक्शन को ध्यान से देखना है, यहाँ से +3 है तो +3 लिख दिया, और यहाँ से आयरन +2 में चला गया, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है 0.77 दिया हुआ है। अब हमें इसमें बच्चा पहचानना है कौन सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा, इसका मतलब ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए भाई बच्चों को। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये दूसरे का रिडक्शन कराएगा, तो देखो ये वाली रिडक्शन वाली रिएक्शन वैसे के वैसे छाप देनी है जैसे नीचे वाली है, यानी आयरन +3 से आयरन +2 में वैसे की वैसी छप गई। अगला ये वाला जो है अब ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि खुद का मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे का रिडक्शन। तो इसकी ऑक्सीडेशन कब हो सकती है, जब इस रिएक्शन को उल्टा लिख दिया जाए। तो इसी के साथ सेल रिएक्शन पूरी टोटल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा आयरन, और यहाँ पे आयरन +2 आ जाएगा। अब देखो अगर ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव करेगी आगे, अगर कंप्लीट होती चली जाएगी, जो कि होने के पूरे प्रोबेबिलिटी हैं इसकी ई वाली वैल्यू को देख के। तो अब आप एक बात बताओ, ये वाला लगातार क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। आयरन सॉलिड भी लगातार क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और आयरन +2 दोनों तरफ, उधर में दोनों में ही यही है, तो इसका आयन से लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। चलो कुछ ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला लिखा है कि आयरन +3 इज इंक्रीजेस, जो कि गलत है। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट था तो इसका घटना चाहिए था, ये आंसर गलत हो गया है। नेक्स्ट आयरन +3 डिक्रीजेस, ये बिल्कुल सही लाइन है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट है तो घटना ही चाहिए। अच्छा अगर घट बढ़ रहा है तो भाई ये कैसे कांस्टेंट हो सकता है, ये तो गलत है।
अगला लिखा है आयरन +2 डिक्रीज नहीं इंक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीजेस होता तो सही होगा, नहीं तो गलत है। तो ये आपको काफ़ी हद तक सवाल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1996 में ये सवाल आया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन गिवन है, इनका ये दिया है, इसका ये दिया है। अब ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल इस गिवन रिएक्शन का निकालना है। देखना है पहले भाई सेल मतलब चार्ज का इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस सेम है, हाँ भाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी वैल्यू कम है उल्टा करो और ऐड करो, आंसर खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ई। इसमें दोनों में कम कौन है भाई, ये वाला कम है तो इसका प्लस साइन है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा 0.44 और वो है 0.76। आप इसको ऐड करो तो आंसर बन जाता है अपना 76 माइनस दिस तो आ जाता है 32, वो भी प्लस का। तो आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। 1995 में ये सवाल आया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप, ठीक है, एज प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है हाइड्रोजन और इसका प्रेशर भी दिया हुआ है, HCl का अमाउंट भी दिया हुआ है। एसिटिक एसिड है, इसका नाम एसिटिक एसिड होता है, इसका 0.1 मोलर दिया हुआ है, प्रेशर फिर से 1 ATM दिया है। द EMF ऑफ द सेल विल नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होगा, क्यों भाई क्यों नहीं होगा, तो हम देख लेते हैं EMF जीरो क्यों नहीं होगा। तो EMF ऑफ द सेल क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन के बेस पे, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.06 लिख लेते हैं, 59 वैसे वैल्यू होती है, नीचे n यानी n वैलेंसी फैक्टर हो गई, और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट क्या है भाई, ये जो पहला लिखा है रिएक्टेंट, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट, ये अपना आ गया रिएक्टेंट, ये अपना आ गया प्रोडक्ट। अच्छा प्रेशर को भी यूज़ किया जाता है इसमें लॉग में, तो 1 है तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो इधर आ गया HCl का 0.1 डिवाइडेड बाय नीचे भी कितना है उसका 0.1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कब आएगी, जब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो, यानी कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो यानी स्क्वायर आ गया, ठीक है। नीचे वाले में भी देख लो 1 ATM है और यहाँ पे एसिटिक एसिड भी 2 ही रिलीज करेगा, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में तो यार प्रेशर 0 है, ये सब चीज़ 1 हो जाएगा कट के, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 0 कब नहीं होगा, कब नहीं होगा 0, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या है। तो एसिड यूज्ड इन 2 कंपार्टमेंट्स आर डिफरेंट, हाँ ये चीज़ डिफरेंट होगी, एसिड नहीं इसका अमाउंट, एसिड का कोई नहीं लेना देना, HCl है इसमें भी डिफरेंट है, और CH3COOH ये भी डिफरेंट है। इसकी वजह से अभी देखा हमने कंसंट्रेशन सेम था तो आंसर 0 ही आया, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। EMF डिपेंड्स ऑन द मोलरिटीज ऑफ द एसिड यूज्ड, जो कह रहे हैं इसमें मोलरिटी हैं जो यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी वजह से कह रहे हैं कि EMF डिपेंड ऑन द मोलरिटीज। अच्छा एक बात बताओ, अगर मोलरिटी दोनों का सेम हो जाएगा तब भी तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो इसको भी हटा दो। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कोई लेना देना नहीं है। pH ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 0.1 मोलर CH3COOH, क्योंकि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जिसका वजह से H आयंस ज़्यादा जनरेट होंगे, और H आयंस ज़्यादा जनरेट होंगे तो कंसंट्रेशन इसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वाले में वीक एसिड है तो ये पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, जिसकी वजह से घट जाएगी। तो आंसर कौन सा, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1994 में ये सवाल आया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि हमें वैल्यू जो हम याद करते हैं एनर्जेटिक इक्वेशन में वो उतनी पे ही होती है। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, बेरियम का दिया हुआ है, इसका भी दिया है, इसका भी दिया है, ठीक है, सबका दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई इसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू जहाँ पे होगी वही स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे कम यानी कि ये 3 वाले तो हटा ही दो, ये तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल पावरफुल है। इसमें सबसे कम ये है माइनस में, तो -2.37, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू थी, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम +2 आयंस इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1993 में ये सवाल आया है, ए सोल्यूशन ऑफ द पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन, कौन सा जो है ब्रोमीन लिबरेट करवाएगा। तो ब्रोमीन लिबरेट करवाने के लिए इसमें कौन कौन सा रिएक्ट करवा रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके साथ मतलब ट्रीटमेंट करवाएगा और बताना है कौन रिलीज करवाने वाला है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। अगर मान लो मैं पहले वाले के साथ रिएक्ट करूँ, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, तो इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये वाला पावरफुल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये अपना क्या करना चाहेगा, आयोडीन, आयोडीन अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, यानी I2 रिलीज करवाएगा, Br2 थोड़ी रिलीज करवाएगा, तो यानी गलत आंसर है। नेक्स्ट,
सल्फर डाइऑक्साइड KBr को पकड़ा और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब देखो सल्फर और इसमें इन दोनों में ये वाला जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस वगैरह जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये भी आंसर नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन Cl2 प्लस KBr। अब हमें याद रखना है कि ये वाला जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और ये अपना फिर इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि ये अपना ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपना रिडक्शन करवाएगा, तो यानी कि ये अब रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा KCl प्लस Br2 फ्री हो जाएगा उधर। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, C इज़ करेक्ट आंसर, आयोडीन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपना C आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमने आंसर किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2019 में आया है। फॉर द सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, E की वैल्यू दी हुई है, गिव्स एनर्जी कितना होगा आप द सेल रिएक्शन का ये बताना है। सिंपल सा फार्मूला लगता है डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE, ठीक है, ये वाला आपका फार्मूला है। वैल्यू डालो और आंसर खत्म। इसमें n की वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई n का डिफरेंस कितना आएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना आ गया 0, तो इसका डिफरेंस कितना आया 2 का। अगले वाले से भी चेक करो, डिफरेंट होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ से भी 2 का ही डिफरेंस, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो डेल्टा G की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2 इंटू F की वैल्यू आ जाती है 96,500 इंटू E की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.24। अगर इन सब चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अपना 500 ही दिया है यूज़ करने के लिए, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर बनता है, इसको अगर मैं 25 1/5 ले लेता हूँ तो ये अपना इसको काट देते हैं 0.5 आ जाएगा तकरीबन। अब इसको अगर आधा कर देते हैं तो आधा कर देते हैं तो 43 के करीब आंसर आ जाएगा, यानी 46 के अराउंड। तो आंसर जो है अपना आ जाएगा, अपना आंसर जो है माइनस में आएगा और वो है आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। 46 - 46.32 किलो जूल, ठीक है। आप इसको आराम से घर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। तो अपना 2019 में सवाल आया है, देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 0.59 वोल्ट दिया हुआ है, ई की वैल्यू 298, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो फार्मूला आपको आना चाहिए बच्चों। तो 0.059 लॉग के आ जाता है यहाँ पे, और ई की वैल्यू अपने को दिया हुआ है तो अपनी वैल्यू डाल दी यहाँ पे। इसको अगर नीचे भेज देंगे तो 0.059, अगर इसको काटो तो यहाँ 10 आ जाता है, और लॉग के एंटी लॉग लेना नहीं आता जिसको, वो मैं भी सिखा दूंगा, अगली एक वीडियो मेरी आने वाली है उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर वो एंटी लॉग जाएगा तो क्या जाएगा, 10 की पावर प्लस 10 रख जाएगा, जो भी पावर होगी यहाँ पे अगर सिंपल नंबर होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो आंसर कौन सा है, 1 × 10 की पावर 10 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 2003 और 2017 में आया है, इसीलिए मेरा कहना है कि बार बार आप PYQ लगाएं, कंसेप्ट को क्लियर करें और आपका 100% नीट में सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, कॉपर भी इधर से कन्वर्ट हो रहा है। तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में होता है लोन के ट्रिक के मुताबिक वो एनोड होता है और उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है। E1 इसकी वैल्यू दी है, EMF ऑफ दिस डैनियल सेल इज E1 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक सल्फेट इज चेंज। अगर चेंज कर दिया जाए, E1 मोलर कर दिया जाए, तो कॉपर सल्फेट का इसका उल्टा कर दिया जाए, मतलब उल्टा कर दिया गया तो E2 वैल्यू आती है। तो इसमें कह रहे हैं रिलेशनशिप क्या होगा, बहुत सिंपल है, पहले आप नर्नेस्ट इक्वेशन को लिखना सीखें। E0 माइनस 0.06 लिख देते हैं, और n की वैल्यू तो सेम ही होगी, n 2 लगा देते हैं, लॉग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे, तो भाई ये जो आपको दिया होता है ना, पहला होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, पहला होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो बस आप यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस वाले केस में 0.01 है, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, ये अपनी पहली कंडीशन। अच्छा, ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है, ध्यान से इसको नोटिस करते हैं, ये वैल्यू अपनी माइनस हो रही है। तो ये वाला अगर हम सॉल्व करें तो अपना ये वाला आंसर जो है लॉग का जो है माइनस में आने वाला है। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1, नहीं 10 की पावर -2। अब ये आगे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसकी वाली वैल्यू हो जाएगी ऐड। तो यानी कि ये आंसर जो है ओवरऑल E1 जिसका नाम है, इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, उसमें क्या है, ये कह रहे हैं सारी कंडीशन सेम है E2 के, बस आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि इनको उल्टा कर देना है, यहाँ पे लॉग में उल्टी वैल्यू को बोला है कर दो। तो भाई साहब अगर हम उल्टी कर देंगे तो
तो ये अगर मारेंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, तो ये तो आगे मल्टीप्लाई करके प्लस में ही आने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू ज़्यादा आने वाली थी E1 की। तो आंसर क्या हो जाएगा, E1 जो है इसका ओवरऑल आंसर में ज़्यादा होने वाला है E2 के कंपैरिजन में। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया, बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब, जो 2011-2016 में आया है। देखो 2 बारी फिर से रिपीट हुआ है। ई नॉट ऑफ द सेल गिवन रिएक्शन हैज़ ए नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है इसकी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप, फिर कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप देगा आपको, ये बात बतानी है डेल्टा जी और डेल्टा ई के लिए। अब एक फॉर्मूला अपना पास है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। भाई ये बात सबको पता है। अगर ये वाली वैल्यू अगर माइनस हो जाएगी, तो अगर ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, प्लस। तो यानी डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी, यानी 1 से ज़्यादा आएगी, या 0 से भी ज़्यादा आएगी, यानी प्लस की आएगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, ओके। अगला आप के बारे में अगर रिलेशन में बात करें तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, 0.059 लॉग के हो जाता है। अब एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू माइनस में आएगी, यहाँ पे अगर ई की वैल्यू माइनस में आएगी, तो हम अगर यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो फिर इसका हम सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग में जो माइनस का पावर होता है ना, वो ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर माइनस में जाएगा। अब ये वैल्यू क्या नेगेटिव थोड़ी है यार, इसका मतलब 0.1 है, कुछ भी वैल्यू होगी तो यहाँ पे प्लस में ही आएगी, लेकिन 1 से कम नहीं आएगी। तो इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो यानी कि ये अब आंसर ढूंढना है जिसमें दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 0 से ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला अपना आ गया 1 से ज़्यादा, ठीक है। ये वाला आ गया 0 से ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाला 1 से कम होनी चाहिए, और 0 ये वाला भी गलत है, ये भी हटा दो। ये वाला देखते हैं थोड़ा सा, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहला आंसर इज़ करेक्ट आंसर। समझ गए ना, 0.1 भाई 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, सॉरी। 1 इससे ज़्यादा है, 1 मतलब ज़्यादा रहेगा, ये 0.1 कम है, ठीक है ना। ये वाला आपका इसी के मुताबिक आंसर गया फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 2016 में आया है। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रोड 0 बनाना है तो प्योर वाटर का, तो ये बताना है कि हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो भाई सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन का अब हमें निकालना पड़ेगा, 0 बनाना है, E इज इक्वल टू 0.059 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमें एक चीज़ और सीखनी है। देखो हाइड्रोजन का प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर अब कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का गैस अगर बनेगा तो कैसे बनता है, रिडक्शन पोटेंशियल में हाइड्रोजन आयन से यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और ये फिर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो इसका लिखना सीखो, गैस ऊपर आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आयंस की कंसंट्रेशन किसकी, H आयंस की, ओके, और स्क्वायर आ जाएगा। भाई ये बच्चों ध्यान से सुनना। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 प्योर वाटर लिया गया। अब एक बात बताओ, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले एक पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, जिसमें बताया गया कि अगर वाटर आयंस है तो उसमें H आयंस और OH आयंस का मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर -14 होता है। अगर इन दोनों की आयंस का देखा जाए तो ये बराबर होते हैं, तो इसकी वजह से आपका H का आयंस का कंसंट्रेशन जो आ जाएगा वो भाई साहब कितना आ जाएगा, 10 की पावर -7 आ जाएगा। अब इसको हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन नीचे स्टार्ट हो गया था, ये बना लिया। अब यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। इसमें अब आंसर कैसे आने वाला है, यहाँ पे ये कह रहा है इसको 0 बनाना है, तो यहाँ 0 वैल्यू डाल दी, सब कुछ 0 हो गया, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो अब अपना लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नीचे H 10 की पावर -7 का स्क्वायर करोगे तो यानी 14 हो जाएगा, ठीक है भाई 14 हो गया। अब हमें देखो लॉग भी अगर मैं उधर भेजूँगा, इसका अगर 10 की पावर एंटी लॉग लूँगा तो वो आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 0 आ जाएगा। जो भी होता है यहाँ पे उसका 10 की पावर कर देना होता है एंटी लॉग का मतलब, ठीक है ना। अभी आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। इसको रब करो थोड़ा सा, लाइन ऊपर नीचे, हाँ अब देखते हैं। ये आ गया और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे आ गया 10 की पावर -14, ठीक है। अब इसका वैल्यू एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर -14 आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई आंसर में देखते हैं, कुछ इस तरह का आंसर मिल जाए तो बढ़िया है। तो सी यानी हमें दिख रहा है और चिल्ला के बता रहा है ये आंसर है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में आया है, बढ़िया सवाल, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर इन ए सोल्यूशन ऑफ HCl। pH दिया हुआ है आपको 10, और pH देने का मतलब क्या है भाई, pH देने का मतलब है कि आपको हाइड्रोजन आयन पता चल जाएंगे। कैसे, तो हाइड्रोजन आयन कितना आ जाएगा, 10 की पावर जितना भी pH दिया होता है उसको ऊपर लगा दो माइनस में, ठीक है ना, ये आ गया।
अच्छा, पासिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अराउंड द प्लेटिनम वायर, 1 atm प्रेशर है, प्रेशर भी दे दिया है 1, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका बताना है कितना होगा, यानी ई की वैल्यू निकालनी है भाई साहब। हाइड्रोजन का आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। पहले तो हाइड्रोजन गैस कब बनती है, जब आपका 2 हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस बनेगा। और इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, यानी जो भी आपका इस वाले फॉर्मूले से हम जो निकालते हैं ना, रिडक्शन आता है, तो हम जब आंसर आएगा तो उसको उल्टा करके बोल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डाल दिया। अब देख लेते हैं लिखने का तरीका, 0.0, यहाँ पे 6 लिख दो, लॉग लिख दो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, हमने अभी ऊपर निकाली है 10 की पावर कितना है, -10, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 0.06 इंटू लॉग पार्शियल प्रेशर 1 है और इसकी आयंस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर करोगे तो यानी 20 हो जाएगा। तो ये आ गया 0.06 इंटू लॉग, हाँ ये ऊपर चला गया, 20 ऊपर चला जाएगा, लॉग 20 हो जाएगा। और लॉग 20 की वैल्यू तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, कैसे, इसको मतलब आप 2 इंटू समथिंग लिख दो तो 1, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। जिनको log में दिक्कत है बच्चे टेंशन ना लें, मैं ज़रूर करवाऊँगा। 0.06 इंटू 1.3, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1378 यानी 0.078, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट आएगा तो ये आपका आंसर आना चाहिए 0.078। हाँ देखो मैंने क्या है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन की है और इसके मुताबिक ये अपना आंसर जो जा रहा है, ये एक आंसर है जो सबसे दूर है, यानी कि ये वाला आंसर। तो सी इज़ करेक्ट आंसर। हमने क्योंकि वहाँ 6 ले लिया, इसीलिए घबराहट नहीं हो, बाद में आप कैलकुलेशन एक्यूरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो है 2013 में आया है क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। 2013 में आया है, तो इन्होंने कहा है कि हाफ रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। अब हमें पहला जो भी रिएक्शन में दिया होता है पहले देखना है रिडक्शन पोटेंशियल दिया कि नहीं। तो पहले वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ये बिल्कुल सही है, इसकी बात बिल्कुल सही है। अगले वाले में लेकिन ऑक्सीडेशन दे दिया है। अब हम इसको चेंज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, तो यानी उल्टा करना पड़ेगा, रिएक्शन को यूँ लिखना पड़ेगा, उसको कलर चेंज कर लेते हैं, यूँ करना पड़ेगा। तो अपना ये भी वैल्यू हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का वैल्यू आ जाएगा 1.51 मोल, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वैल्यू दी है, तो ई ऑफ द सेल रिएक्शन इसका कितना होगा और ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये बताना है, पॉसिबिलिटी बताना है। तो पहले हम अपना पॉसिबिलिटी है क्या इस रिएक्शन के मुताबिक जो हमने बनाया है उसको लिख लेते हैं खुद से। तो भाई जिसकी वैल्यू प्लस में ज़्यादा है ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा है वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा समझ लो, ठीक है ना। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपना क्या करता है, ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। तो यानी कि नीचे वाली रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होना चाहिए, उल्टा लिखना चाहिए इसका। तो यानी कि Mn+3 से कहाँ जाना चाहिए, Mn+2 में। देखो रिडक्शन कर दिया मैंने ऊपर वाले कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। और अब ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी Mn यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड और यहाँ पे फिर से इधर वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी रिएक्शन को देख के लिखना है, कहीं से अपने से दिमाग नहीं लगाना है। Mn+2, ठीक है, ये अपनी मेन रिएक्शन है। और इसका ई आपका कितना आएगा, तो मैंने बताया था जो कम होगी वैल्यू उसको उल्टा करो और ऐड कर लो। इसमें माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसकी वैल्यू कम है, उल्टा कर लो, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस का कर लिया 1.18 और ये तो वैसे के वैसे रहेगा 1.51। इसको ऐड करते हैं तो आंसर आता है 2.69, ये प्लस का आ गया। इस मुताबिक जो हमने क्वेश्चन में लिखा है, जो अपने रिएक्शन के मुताबिक आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, इस तरह का पॉसिबल रिएक्शन लिखनी चाहिए और आंसर प्लस में आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अपने को +2 इधर दे दिया है और इधर +3 दे दिया। अपने रिएक्शन के मुताबिक रिएक्टेंट अपना +3 होना चाहिए था, यहाँ पे पहले उल्टा कर दिया, तो भाई ठीक है। तो ये तो रिएक्शन 100% नहीं होगी। अब अपने वाले का यहाँ पे वैल्यू प्लस में था, तो अगर नहीं होगी तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो वो आ जाएगा -2.69। तो आंसर देख लो कौन सा है, तो आंसर जो है दिख रहा है मुझे डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो 2012 में आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द गिव्स एनर्जी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस, फॉलो कर रही है इस रिएक्शन को और इसकी गिव्स फ्री एनर्जी दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि ई की वैल्यू बताना है कितना होगा। इस क्वेश्चन में खास ध्यान रखने वाला है एन कैसे निकालते हैं। तो एन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर एल्युमिनियम को इधर ये प्रोडक्ट साइड देखें तो 0, क्योंकि अकेला है कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखें तो +3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे और ऐसे, ये -2 आएगा, तो ये +3 आ गया। अब टोटल
एल्युमिनियम एटम किधर हैं, इधर कितने हैं, 4 हैं भाई, 2 इधर है नीचे, इसमें मिटा देते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो आपको। यहाँ पे देखो 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4/3, हर एक के ऊपर चार्ज कितना है 3, यानी कि टोटल यहाँ पे पर एटम के अकॉर्डिंग निकालना होता है। और इधर कितना है 4/3 इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया चार्ज। इधर कितना हो गया 3 से 3 उड़ा 4 आ गया, तो भाई इधर +4 इधर 0, तो डिफरेंस इनका दोनों का लेते हैं हम दोनों का, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा अपना 4 का, तो यानी n की वैल्यू जो अपने पास आई 4 आई। n ही सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी फार्मूला है अपना डेल्टा जी इज इक्वल टू, कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं, इज इक्वल टू -NFE, NFE। डेल्टा जी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में प्लस की, तो डाल दो 960 और दिया है किलो जूल में, तो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, और अपना यहाँ पे माइनस शिफ्ट कर दिया तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन माइनस में नहीं दिया तब भी चलेगा। अब देख लेते हैं n की वैल्यू कितनी आई थी 4, नीचे भेज दिया, f की वैल्यू पता है 96,500 और ऊपर आ गई e, तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये तकरीबन उसी के करीब मान लो, ये 2 0 पहले यहाँ जोड़ाओ और 965 इसको अपना 1 ले लेते हैं। अब ये आ गया इधर से काटो तो ये 2.5 आ गया, तो आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर जो आता है वो सी आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2011 में आया है, बढ़िया सवाल, ध्यान से समझो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द कॉपर +2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा रहा है और इस वाली रिएक्शन में इस तरह से लिखा गया है। इन दोनों की वैल्यू दी है, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू आप बताओ। पहले इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस देखना है क्या दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ पे देखा रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, ठीक है। इधर से देखा तो इधर से भी एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, बहुत सही जा रहे हैं अभी। लेकिन इस वाले में देखो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया। अब हम अपना उल्टा करने वाला जो कहते नहीं, उल्टा करके ऐड कर लो, वो वाला नहीं लगा सकते। जब तक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस सेम नहीं है तब तक नहीं लगा सकते। तो भाई हम वही नॉर्मल सा फंडा अपना लगाएंगे, जो रिएक्शन में दिया है उसको फटाफट लिखो। मैंने बस फटाफट लिख दिया और ये आ गया कॉपर +1, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी ई की जो दी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 0.15, ठीक है। अगला जो दिया हुआ है कॉपर +1 से कॉपर सॉलिड में गया है और इसकी वैल्यू भी दी है 0.50, ठीक है। इसकी वैल्यू दोनों की दी है और क्वेश्चन में निकालना किसका है, इसका निकालना है। रिएक्शन वो भी लिख दो ऐसे, इसकी हमें पता करनी है। इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 है। अब देखो भाई साहब सही से हम एक एक चीज़ों को देखते हैं और लिखते हैं, ठीक है। अब हम ये कब बना सकते हैं, जब ये चीज़ इधर ऐड हो जाए, और ऐड करके ये चीज़ बन भी रही है तो ऐड कर लो। तो इसका मतलब है जो भी सेल की रिएक्शन है इनको पहली और ये दूसरी ऐड करो तो ये तीसरी के बराबर हो जाएगी। तो यानी ΔG3 लिख देता हूँ तीसरे वाले को, ΔG1, इधर कलर चेंज करते हैं, वाइट से ज़्यादा बढ़िया मज़ा आएगा आपको देखने में, और ये 2 ऐड कर लिया दोनों का। अब हमें सेल के साथ इधर n की वैल्यू पहले वाले केस में यानी 1 में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 1 डाला और f डाला और e की वैल्यू है 0.15 प्लस का साइन। यहाँ पे देखो एक ही का डिफरेंस है, 1 डाला इंटू f डाला और इंटू 0.5 डाल दिया, ठीक है। इधर 3 में देखो कितने आया, यानी कि 3 में हमें निकालना है n की वैल्यू, तो पता चलना चाहिए इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे 2 डालना है, तो 2 इंटू f इंटू ई, ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा f देखो सब में कॉमन करके उड़ा दो, बढ़िया उड़ा दिया। अब इधर से जो ऐड करके बनता है 15 और 50 का 0.50 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 0.65 और ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे काटो तो आंसर कितना आता है 0.3 और 25, तो इसके करीब आंसर होना चाहिए। तो देखो आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। देखो बच्चों हर एक क्वेश्चन में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसलिए प्लीज़ स्किप ना करें, एक एक चीज़ को ध्यान से समझें। कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होता और कोई भी मतलब इजी भी नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो आप एक क्या करो, हर एक के कंसेप्ट को परफेक्टली करो, फिर प्रैक्टिस मारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2010 में आया ये सवाल, क्या कह रहा है, फॉर द रिडक्शन ऑफ ए सिल्वर आयन विद कॉपर, कॉपर है और एक सिल्वर है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी 0.46 दिया हुआ है इसका स्टैंडर्ड। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होगा ये बताना है। यार गिफ्ट फ्री एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है। और देखो सिल्वर आयन है तो यानी सिल्वर के ऊपर चार्ज थोड़ा सा ध्यान रखो, तो +1 और कॉपर के ऊपर होता है +2, तो अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वो आपका n की वैल्यू 2 आ जाती है। तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आने वाली है -2, यहाँ से n की वैल्यू 2 की वैल्यू डाल देना है, और f की वैल्यू होती है 96,500 क्वेश्चन में भी दिया है, इंटू ई की वैल्यू है अपनी 0.46। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 0.92
हाँ इसका 92 आ गया और इंटू 96,500, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अप्रॉक्स तो फिर आ जाता है 88 के करीब, हाँ 88.780, हाँ इसके करीब आ रहा है माइनस में। और हम अगर इसको लिखें तो माइनस का साइन ऐसे रखें और यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट, तो 10⁻³ लिख सकते हैं, तो यानी किलो जूल में लिख सकते हैं आंसर। तो आंसर ऐसा मुझे दिख गया है, तो जो फिर ए आंसर करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना आ गया है 2009 में आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉपर की एक रिएक्शन दी है, तो ये भी दिया है। तो अब इस वाले सेल में फिर से एक नया इक्वेशन दिया है और इसका ई निकालना है। तो पहले चेक करो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस एक जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे आया 2 का, यहाँ पे आया 1 का और यहाँ पे आया है आपका 1 का। तो ये बिल्कुल आपका उल्टा करके जो है ऐड कर लो, वो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नाम 1 दे दिया, इसका नंबर 2 दे दिया। अब हमें इस रिएक्शन में कॉपर +1 चाहिए, वो किधर मिलेगा, ये इस तरफ है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.153, ठीक है ना। उल्टा कर दो, यानी कि उल्टा कर दो या चाहे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को 1 से माइनस कर दो। तो डेल्टा G3 बनाने के लिए डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 कर दो, ठीक है ना। ये कर दो फटाफट, अब आंसर आ गया। इधर NFE इसका लिखना है, तो NFE ऑफ द सेल, n की वैल्यू भी डाल दो इसी लाइन में। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 डाल दिया मैंने, इज़ इक्वल टू अगला डेल्टा G1 पहले में 2 है, ऊपर लिखा है मैंने, यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करना पड़ेगा, ये 2 लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डाल दिया और इंटू NFE, तो यानी कि FE। अब देखो सब में माइनस NFE आता है, तो माइनस तो कट जाता है, इसीलिए मैं माइनस नहीं डालता, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे F की वैल्यू आ जाएगी और ये E की वैल्यू कितनी दी है, 0.337, ठीक है। अगली लाइन माइनस का 0. कितना दिया हुआ है 153 और उसकी वैल्यू n की कितनी है 1 और f है साथ में, तो f तो सब में है, उड़ा दो कॉमन करके, ठीक है। अब e की वैल्यू आपकी आ गई, इसका आप डबल करो तो ये आ जाता है तकरीबन 33 का डबल 66, 7 का डबल समथिंग, तो 0.67 के करीब आ जाएगा। इसका तो वही आ जाएगा, इसको माइनस कर लो, तो आप जब इसको माइनस करते हो तो तकरीबन 0.52 आ जाता है, तो जो कि डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस वाले सवाल में क्या क्या कह रहा है कि देख लो फटाफट। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज दी हैं फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन मतलब बनना होता है, ठीक है। इन सब की फॉर्मेशन दी है, कौन कौन, पहला वाटर, CO2, पेंटेन की। द वैल्यू ऑफ E0 या फॉर द सेल अब पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल का क्या होगा। तो यार इसमें सिंपल सा पहले तो आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो ये कह रहा है पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल का मतलब उसको जलाएंगे तो क्या होगा। पेंटेन का मतलब फार्मूला C5H12 और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2 और वाटर। इसको पहले बैलेंस करो, 5 आ जाएगा CO2 के सामने और 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 5 2 10 और ये 16 हो गया, तो यहाँ पे 8 लगा दो, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। अब आपने गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, इसकी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट वाली साइड ये 2 हैं, इनको दोनों को यहाँ पे डालो, 6 इंटू वाटर की पहले वाली दी है, तो वाटर की दी है -237.2 प्लस का साइन। फिर CO2 का देखो, CO2 का कितना दिया हुआ है, और CO2 का दिया -394.4, कितने हैं CO2, वो भी 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद माइनस का साइन डाल दो, इधर डाल देते हैं माइनस, और ये ऑक्सीजन स्टैंडर्ड होता है, इसका 0 हो जाएगा। और ये वाले पेंटेन का दिया हुआ है -8.2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आप एक बारी वैल्यू याद रखना क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका जो वैल्यू आता है सॉल्व करके वो आता है 33, माइनस का ही साइन रहेगा, 3387 किलो जूल। किलो जूल का मतलब है 10 की पावर आपका -3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, तो उसकी वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब वो डेल्टा जी की वैल्यू जो है मिल गई है, तो अब फार्मूला क्या होता है, -NFE, ये हमें निकालना है, बस आंसर ख़त्म। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ शॉर्ट ट्रिक सीखो इस चीज़ में। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो भी होगी फिर उसमें बर्निंग की या कंबसन की, तो उस केस में आपने क्या करना है, ऑक्सीजन काउंट करने, उधर कितने हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 8, यानी कि 16 ऑक्सीजन एटम आ गए। तो जितने ऑक्सीजन एटम होते हैं उतने हमें क्या करने पड़ेंगे, वाटर ऐड करने पड़ेंगे, तो 16 वाटर आ जाएगा। और वाटर आपने ऐड किया तो कितने हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा आपने डालने पड़ेंगे दूसरी साइड, तो वो आपके 16 दूना 32 यानी 32 हाइड्रोजन आयन। जितने हाइड्रोजन आयन आते हैं ना, जैसे ये 32 है, उतना ही उसका n का नंबर आता है। तो यहाँ n का नंबर कितना आ जाएगा, 32। तो 32 इंटू 96,500 इंटू E,
और यहाँ पे वैल्यू अभी निकाली थी -3387 किलो जूल 10⁻³ अब इसको हम अगर माइनस माइनस उड़ाते हैं और सॉल्व करें तो जो सॉल्व करते हैं तो इसको आंसर मिलता है हमें 1.098। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह का आंसर आपको मिल जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, तो 2007 में आया है तो फार्मूला पहले हमें पता होना चाहिए। इसमें निकालना क्या है, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, के निकालना है तो फार्मूला डालो फटाफट। तो अपना फार्मूला क्या है, E इज़ इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n log k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसको हम दूसरे कलर से यूज़ करते हैं, आंखों पे आपके जोड़ना पड़े। तो इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे 0.46 E की वैल्यू। n कितना आ जाएगा, देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें 2 का डिफरेंस आ रहा है कॉपर की तरफ तो और सिल्वर की तरफ भी 2, तो यानी कि n की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे 0.0 और इसको अप्रॉक्स मैं 6 ही लिख देता हूँ। ठीक है, आसानी रहेगी। ये काटा तो 0.03 आ जाएगा। तो इसको अगर नीचे ले जाएँ डिवाइडेड बाय 0.03 तो तकरीबन 15 के करीब आ रहा है। लॉग भी चल रहा है यहाँ पे और ये आपका जो आता है ये आ जाता है 15.57 log k। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और सवाल करते हैं तो पता चलता है आंसर कितना आएगा। ये अब एंटी लॉग लेना पड़ेगा तो इसको 10⁻15 लिख देते हैं। जो भी ये नंबर होता है ये सीधा सीधा चढ़ जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये किसकी वैल्यू है। log 3 की वैल्यू होती है 0.60 तो ये तकरीबन उसी के करीब है। तो 2 से थोड़ा सा मतलब 3 से थोड़ा ज़्यादा बोलो और 4 के करीब बोल दो, तो यानी कि अप्रॉक्स 4 बोल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻15। आप टेंशन मत लो, जिनको भी दिक्कत हो रही है इस एंटी लॉग में हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, आप उसमें पूरा समझ सकते हैं परफेक्टली। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 में आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, n की वैल्यू भी दी है और ये वैल्यू की बताई हुई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ऊपर वाला ही है, बस जल्दी जल्दी एक बार कर लेते हैं फिर भी आपको अच्छा लगे। ताकि E की वैल्यू आपको कितनी दी है 0.295, n की वैल्यू भी दी है 2 डाल दिया 0.06 आता है। यहाँ पे log k निकालना है, बस आप सॉल्व करो इसको फटाफट। ये आ गया 0.03। अब इधर से हम डिवाइड करेंगे तो अपना आ गया ये 30 के करीब ले लो और ये 3 ले लो तो ये आ जाता है 10। तो थोड़ा सा करीब करीब आ रहा है उसके, तो आंसर आ जाता है ये 10 और 10⁻10। तो k की आंसर आ जाएगा D इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो D वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब, जो 2003 में आया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा G आपको दिया हुआ है, किलो जूल में दिया है, यूनिट को ध्यान से पढ़ें। EMF रिक्वायर्ड टू कैरी, EMF यानी E निकालना है। तो भाई इसमें पहले तो यहाँ पे n की वैल्यू पता होना चाहिए। n कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो +3 आ जाएगा एलुमिनियम का क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाय कितने एलुमिनियम टोटल आ जाएंगे 4 एलुमिनियम। ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 और नीचे 3 तो है ही है, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 4 आ गया, इधर 0, तो 4 n की वैल्यू आएगी भाई। n की वैल्यू इसमें 4 आएगी, ये हम पहली भी बार निकाल चुके हैं। तो फार्मूला डायरेक्टली डालते हैं सीधा। तो डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE, वैल्यू डाल दो। इसकी है आपके पास माइनस की 827 इंटू 10⁻, किलो जूल में है तो ऐसे लिख दिया। n की वैल्यू अपनी 4 है, माइनस भी है यहाँ पे, f की वैल्यू 96,500 और E अब निकालना है। देखो माइनस से माइनस उड़ गया, इधर से अगर ये 2 0 उड़ा दो तो यहाँ पे 8270 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 965 × 4। तो देखो तकरीबन यार ये वाली चीज़ जो है 9 चौक 36 36 और इसका डबल के करीब आ रही है। तो इसको काटो तो आपका आंसर जो बनता है वो आंसर ए वाला जो है बन जाता है 2.14 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2000 में आया ये, फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ ए कॉपर, यहाँ से ये रिएक्शन दी है। ई इसका गिवन दैट ई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में दिया है इसका पूछा है और अलग अलग 2 ई की वैल्यू दी हैं। तो इसमें पहले देख लेना डिफरेंस। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का, इधर देखो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 1 का। भाई अलग अलग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसीलिए क्वेश्चन में नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। तो करते हैं भाई। पहले आपने रिएक्शन लिखा जो चीज़ दी है, तो कॉपर +2 से ये वाली रिएक्शन पहले लिख दी मैंने, नीचे वाली कॉपर +1 की दी हुई है 0.15। अगला इसका दिया हुआ है कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड में जा रहा है और इसकी वैल्यू दी है 0.34। निकालना किसकी है उसको भी लिख लो फटाफट। कॉपर +1 से
जा रहा है कॉपर +2 में और कॉपर सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो आपको रिएक्शन बना के ही करना पड़ेगा, चाहे जो कर लो, इसमें कुछ नहीं लगा सकते टिकड़म, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अब देखा कि भाई हमें ये चाहिए +1 यहाँ पे, ठीक है ना, और ये इस तरफ है, इधर 1 है इधर 2 हैं, तो आपको इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो बन गया अपना हिसाब किताब पक्का। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, पहले तो इस रिएक्शन को 1 दिया, इसका नाम दिया 2, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो अब उल्टा करके हम ऐड कर लेते हैं, तो देखते हैं। तो अपना आएगा ΔG3 की वैल्यू कब आएगी, जब ΔG2 से मैं माइनस करूं, उल्टा का मतलब हो गया माइनस, ठीक है ना, किसको 1 को, ठीक है। अब आ जाएगा आंसर, चलो देखते हैं हिसाब किताब। अब अपने पास जो आंसर आने वाला है वो हम देखते हैं। वैल्यू ΔG3 की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो कॉपर यहाँ पे प्लस वाला 1 है, मतलब 2 वाला, और ये वाला इधर वाला देख लो कितना है, 1 0 वाला है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है। 2 से मल्टीप्लाई करके पहले 1 का इसके साथ कंपेयर किया तो 1 का गैप आया, दूसरे के साथ भी 1 ही का गैप आया, ठीक है ना। तो इन दोनों के केस में n की वैल्यू जो है 1 है, 1 इंटू माइनस का साइन तो कट ही जाएगा, इसको हटा ही दो, NFE ये निकालना है। और यहाँ पे ΔG2 की जो वैल्यू आएगी, यानी कि दूसरी इक्वेशन में, उसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा ऐड किया डायरेक्टली, तो यानी उसकी जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, उसमें जो वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी 0.34, और यहाँ पे n जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन का है वो 2 का है, और F आ जाएगा। माइनस का साइन पहले वाले में देखो कितने का गैप है, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करो, चार्ज का टोटल मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4, और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 ही आ जाएगा, तो यानी गैप आ जाएगा 2 का, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 F, और इसके साथ कितना मल्टीप्लाई है 0.15 का। अब इसको हम सॉल्व करें, F से सब तरफ कट जाएगा, ठीक है, काट दिया। E की वैल्यू जो आने वाली है इसका डबल करो तो ये आता है 0.68, माइनस का इसका 0.30, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना माइनस करके 38, ठीक है, 0.38। तो ये वाला आपका आंसर आ गया है। तो आंसर जो है प्लस में आया तो प्लस वाला ही करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर जो है C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो 2019 में आया है। फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज़ आर गिवन एज, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है इनफाइनाइट डिल्यूशन, 0 का मतलब इनफाइनाइट है। अब क्या कह रहा है कि इसकी निकालनी है, बहुत आसान हो गया यार ये तो। देखो ये चीज़ अब हमें कैसे मिलेगा, जब मैं पहले इस तरह के आयन ढूंढूँ, आधा ये वाला तो आधा ये मिल गया, ये वाला आपका हो गया फर्स्ट, इसका नाम दे दिया। और किसका है H हमें ढूंढना है, तो H सल्फ्यूरिक एसिड से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 2 मिल रहे हैं, हमें चाहिए 1 ही, तो इस X को क्या करना पड़ेगा, आधा आधा करके ऐड कर लो, ठीक है ना, ये भी ऐड करना पड़ेगा दूसरी इक्वेशन को, बहुत बढ़िया। अब इस वाले में से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि थर्ड वाली को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें ये K2SO4 चाहिए नहीं। तो आंसर अपना क्या बन गया, तो भाई इस वाले का अगर मैं मोलर कंडक्टेंस लिखूँगा, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, CH3COOH इज़ इक्वल टू, तो यानी कि नीचे वाले को ऐड किया है, तो यानी Z वाली वैल्यू सीधी ऐड होगी, ठीक है, वैसे लिख दिया मैंने। अगला जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो अपना है थर्ड वाला, यानी Y वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, Y की वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ K2 2 हैं और हमने क्या किया, 1 ही ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट भी क्या करेंगे, फिर 1 ही करेंगे ना, तो यानी 1 करेंगे तो इसको हमने जो Y की वैल्यू है उसको आधा लेना पड़ेगा, ठीक है, आधा कर दिया। फिर उसके बाद जो X है वो भी आधा कर दिया है, तो उसको हमने प्लस में लिखना है X/2। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो अपना आंसर बन रहा है Z, ठीक है, Z को एक साइड रखा, और X माइनस वाई भी लिख सकते हो प्लस का साइन डाल के, X माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो करेक्ट आंसर इज़, यानी आपका D इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, X माइनस वाई अपॉन 2Z। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 2019 में आया है, सॉरी ये क्वेश्चन हम 2 बार ये ऐड कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला होगा। तो अगला क्वेश्चन है जो 2016 में आया है, इसमें कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.5 मोलर डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर ही, यानी मोलरिटी आपको दी हुई है सोल्यूशन की, विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का मतलब है कप्पा, कप्पा भी दे दिया है। अब आपको मोलर कंडक्टिविटी, इसका तो बच्चे को बस सिंपल सा फार्मूला लगाना है, कंसेप्ट खत्म, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इन 2000, और यहाँ पे यूनिट जरूर देखना है, यहाँ सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में ही दिया है कप्पा की, 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, मोलरिटी है 0.5, इसकी वैल्यू आप डालो तो कितना आता है 5.76 इंटू 10 की पावर -3,
ये भी 10⁻³ बन जाएगा, तो ये तो कट जाने वाले हैं। नीचे 0.5 यानी कि ऊपर डबल हो जाएगा, तो यानी कि आंसर 11.52 इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर जो आपको दिख रहा है वो बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2013 में ये सवाल आया है, इसमें क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलर कंडक्टेंस दिया है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1, मोलर कंडक्टेंस होता है भाई लैम्डा एम, ठीक है, किसी कंसंट्रेशन सी पे, ये दिया हुआ है आपको इतना। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, यानी कि इसका मतलब है ये आपको इन्फिनिटी वाला दिया इतना। तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा इसी टेम्परेचर पे, ये बताना है। तो अल्फ़ा बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन को। इसका फार्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पे, और नीचे मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पे होना चाहिए। तो अपने पास इनफाइनाइट की वैल्यू है 238 और उसकी जो कंडक्टेंस है 9.54। तो इसको अगर काटो तो आप आता है आंसर 0.0 लगाना पड़ेगा एक और, 0.004 आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। अब इसका परसेंटेज में आंसर देना है, तो परसेंटेज के लिए भाई 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाता है 4%, ठीक है। तो 4% इसका आंसर आ जाएगा, तो यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2012 में आया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कब आएगा, जब अमोनियम आयन को ऐड कर दिया जाए और उसके साथ OH नेगेटिव आयंस को ऐड कर दिया जाए। तो ऐसा वाला देख लो जहाँ ऐड हो रहा है, इस वाले में इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं आया, गलत हो गया। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है लेकिन अमोनिया नहीं आया, गलत हो गया। अमोनिया ये इकट्ठा नहीं ऐड कर रहे हैं, गलत है, ये इकट्ठा नहीं ऐड करना चाहिए। अगला देखते हैं, ये वाला अमोनियम क्लोराइड, हाँ ये देखो दोनों चीज़ें मिल गई और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो 2 बारी आया है 2012 और 1997 में। इसमें क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटीज़, ठीक है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे सबकी दी हुई है, HCl, NaCl, एसिटिक एसिड सबका दिया हुआ है। अच्छा, अब कह रहा है कि इसकी निकालना है। ये चीज़ भाई कब मिलेगी, अब एक चीज़ बताओ मुझे, इसकी तभी मिल सकती है जब ये आप ये वाला, ये इसका नाम दे देते हैं 1, इसको ऐड करना पड़ेगा, और किसको H भी चाहिए तो ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 1 और 2 को ऐड करो और NaCl को माइनस कर दो। तो बस इसमें कहानी ख़त्म है। आंसर देख लेते हैं, जैसे क्या आ जाएगा, इसका लास्ट वाला अपना है सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट की वैल्यू है 91, तो यहाँ पे आ गया 91 1 के सामने, फिर ठीक है। अब अपना है HCl भी ऐड करना है, तो HCl का कितनी है 425.9 प्लस का साइन, NaCl माइनस करना है तो उसकी वैल्यू है 126। देखो अगर इसको अप्रॉक्स ले लो, ये माइनस कर लो आप 100, तो इधर से तकरीबन आंसर जो आ जाता है 390, करेक्ट आंसर, डी इज़ करेक्ट आंसर। तो अगला करते हैं, 2010 का सवाल आया हुआ है, ऑन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज़ मेनली ड्यू टू। यार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर बढ़ गया है तो ये किस तरह से क्यों हो सकता है, जब उसमें क्या हो गया है, नंबर ऑफ आयंस के इंक्रीज़ हो गया हो और उनकी मोबिलिटी भी बढ़ गई हो। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, इंक्रीज बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, यानी कि ये एक आंसर दिया हुआ है, और इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। देखो नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते ना, स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि वो पहले ही टूट गया होगा, तो इसमें ये वाला आंसर नहीं, अगर वीक होता तो यहाँ पे ये आंसर कर सकते थे। तो आंसर जो जाना चाहिए ए इज़ करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो 2010 में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इसकी, ठीक है, एल्युमिनियम और सल्फेट की दी हुई है, तो इनको ऐड करना है और क्या। और इनमें भाई आयंस का इधर उधर बैलेंस नहीं करना, इक्विवेलेंट का मतलब होता है पर आयनिक, तो यानी कि सीधा सीधा आयंस को ही ऐड करना है। तो आप देख लो आंसर कौन सा होना चाहिए, डायरेक्टली एल्युमिनियम ऐड करना है और सल्फेट पर आयंस के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ये बात ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अगर मोलर पूछा होता तो आप ज़रूर उसका जो 2 वाला नंबर आएगा तो 2 डालोगे, 3 वाला आएगा तो 3 डालोगे, ठीक है, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। ये किसके लिए अगर वैलिड होता, जब आपने, ये आपका 2 है एल्युमिनियम और ये सल्फेट वाला 3, ये आपका जब आपका पूछा होता मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन दिया हुआ है सोल्यूशन का, वीक मोनोबेसिक है, ठीक है, इज़ 8 मोहो है सेंटीमीटर, ठीक है, यानी लैम्डा m दिया हुआ है, लैम्डा E इक्विवेलेंट दिया हुआ है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इतना दिया हुआ है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा ये बताना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फ़ा। ये बात दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो पहले हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा कैसे निकलेगा,
अल्फ़ा जब निकालते हैं कि जब मोलर कंडक्टेंस पता हो आपको इनफाइनाइट पे और एक किसी कंसंट्रेशन पे, तो ये दोनों ही चीज़ें दी हैं आपको। तो ये दिया हुआ है इनफाइनाइट पे, देखो दिया हुआ है 400 और वो दिया है 800। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाता है आपका 0.10 और लगाना पड़ेगा, तभी वो हो गया 800। तो 0.02 अल्फ़ा आ गया, 0.02। अब हम करेंगे इसका के का फार्मूला। तो के इक्वल टू होता है सी अल्फ़ा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, लेकिन ये चीज़ नेगलेक्ट कर देंगे, ये बहुत छोटी है। तो कंसनट्रेशन आपको दिया है 1/32 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू है 0.02 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर बनता है 1.25 इंटू 10⁻⁻5 बन जाता है। तो इस तरह का देखो आंसर जो है 1.25, यानी कि डी इज़ करेक्ट आंसर।